मेरे प्यारे बच्चों, अब सहर्ष स्वीकारा का ही अंतिम पद, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पद है। जैसे वो दक्षिण ध्रुवी वाला पद इम्पोर्टेंट था, ऐसे ये चौथा लास्ट पद भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसको आपने समझा वीडियो में। इसमें भी वो दंड की ही बात है, उसके भावार्थ को समझ लेंगे तो इसके भावार्थ को समझने में भी बहुत आपको सरलता होगी। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं के लंबे विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। लापता होना, किसी को पता ही ना चले कि हम कहाँ चले गए। मतलब कवि अपने वर्तमान के अस्तित्व को मिटा देना चाहता है। वर्तमान के अस्तित्व में ऐसा दंड चाहता है कि उसको वो, अब ये सब वियोग की अवस्थाएं हैं। जैसे आप हताशा और डिप्रेशन और कुंठा, इन भावों के समय जैसी मन स्थिति होती है, उस मन स्थिति का जैसे एक साकार सा रूप यहाँ प्रस्तुत हुआ है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं। अब यहाँ पे वो उसको भूलना नहीं चाहता, वह ऐसा दंड चाहता है कि वो उस अंधकार में, अंधकार किसका है? उसके प्यार के, प्रेम के वियोग का अंधकार है। ठीक है, प्रतीकात्मक शब्द है। गुहाओं मतलब गुफाओं, विवरों में, गुफाओं में, धुएं के बादलों में, जहाँ वो दिखाई ना दे किसी को। मतलब अपने वर्तमान का जो उसका अस्तित्व है, उसके प्रेम के, प्रिय के बिना जो उसका अस्तित्व है, उस अस्तित्व को वो किसी गहरी गुफाओं में, प्यार के वियोग की जो गहरी गुफाएं हैं उनमें घुस जाना चाहता है, रह जाना चाहता है, धुएं के बादलों में छिप जाना चाहता है, लापता हो जाना चाहता है। मतलब अपने अस्तित्व को बिल्कुल मिटा देना चाहता है कवि, कि कोई उस इतना, मतलब एक इसमें हम कह सकते हैं कि कवि का अपने प्रेमी के प्रति इतना घनिष्ठ प्रेम है कि उससे प्रेम को वो भुला नहीं पाता, उसी में डूबना चाहता है। गहरी गुफाएं, धुएं का अंधकार, पाताली अंधेरे, सब क्या है? ये सब प्रतीकात्मक शब्द हैं, लाक्षणिक शब्द हैं, जो कि कवि की प्रेमी के लिए, प्रेमी के प्रेम के लिए कवि ने उसका प्रयोग किया है। नए नए उपमान हैं। तो अपने प्रेम की घनिष्ठता का वर्णन उसने किया है कि वो उसे उसी में रहना चाहता है, बिल्कुल मैं लापता। लंबे समय तक वो अपने वर्तमान के अस्तित्व को मिटाकर उस प्रेम की यादों में ही डूबे रहना चाहता है। लापता कि वही, वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। तो इसलिए रहना चाहता है क्योंकि जो गुफाओं में रहेगा, कौन सी गुफाएं हैं ये सब? कवि की प्रेमिका के प्यार की यादों की जो गुफाएं हैं, जहाँ पे अंधकार ही अंधकार है, उसके अलावा कोई और नहीं, यादों के अलावा कुछ और नहीं है, उसमें भी कवि को अपने प्रीतम का ही सहारा महसूस हो रहा है। मतलब वो मान रहा है कि उसका व्यक्तित्व उसकी प्रेमिका के व्यक्तित्व के से अलग होकर कुछ भी नहीं है, ऐसा मान रहा है। अब उसके प्रिय, अब हमने पहले भी कहा था कि प्रेमिका उसकी प्रिय है, उसकी पत्नी है, उसकी माँ है, उसकी बहन है, या ईश्वर है, या स्पष्ट है। तो अपन एक ताकत मान सकते हैं जिसके सहारे वो अपना अस्तित्व महसूस करता है, और जब वो उसके बिना अपने आप को पाता है तो कहता है कि कुछ भी नहीं है। इसलिए वो अपने वर्तमान के अस्तित्व को मिटाकर अपने प्रेमिका की यादों के अस्तित्व में ही जुड़ा रहना चाहता है। लापता है कि वह भी जो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है या मेरा सा जो होना सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। सा शब्द आया ना, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? सा, सम, सरिस, जहाँ शब्द आते हैं वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो अब नीचे की लाइन से क्या होता सा लगता है? नीचे की लाइन तुम्हारे कार्यों का घेरा, कार्यों का वर्णन। अब कह रहा है कि इसमें वर्तमान में जो कुछ भी उसको, कवि को कार्यों का माने क्रियाओं का, कर्म का जो वैभव माने ऐश्वर्य, और उसके कार्य जो भी कुछ कार्य कर रहा है वर्तमान में, उन सबके कार्यों के पीछे जो कारण है वो उसका प्रिय है। उसे वैभव प्राप्त हुआ है तो उसके प्रिय के कारण प्राप्त हुआ है, उसे सुख मिला है तो उसके प्रिय के कारण मिला है। अपने प्रिय से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात आपको दिमाग में रखना होगा। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा जो टाइटल है उसमें भी अनुप्रास अलंकार है, रारा की आवृत्ति हो गई है। तो कह रहा है कि जो कुछ है इस जीवन में, जो कुछ भी उसे प्राप्त हुआ है, वर्तमान में जो कुछ उसके पास मौजूद है, इसलिए कि जो कुछ भी है वह तुम्हें प्यारा है, तो इसलिए उसे अच्छा लगता है। चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे वियोग हो, उसी अंधकार में डूबना चाहता है, क्योंकि उसमें उसके प्रिय का जुड़ाव है। क्योंकि इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है।
वो कह रहा है कि जो कुछ भी उसे प्राप्त हुआ है सब कुछ तुम्हें प्रिय लगता है, इसलिए वो उन चीज़ों को उससे हटना नहीं चाहता, वो उनमें ही डूबे रहना चाहता है, उनको ही प्राप्त करना चाहता है। और ये वर्तमान का वैभव या कार्य करने की जो गति है या जो उसे वियोग का अनुभव हो रहा है, जो कुछ भी उसे फील हो रहा है इस समय, उसमें वो उसके पीछे अपने कवि अपने प्रिय की ही प्रेरणा को महसूस करता है और उसके कारण वो उसी में ही डूबना चाहता है। जो कुछ था मतलब अतीत, जो कुछ है मतलब वर्तमान, और भविष्य जो भी कुछ होगा वो सब उसके प्रिय के घेरे के आसपास ही घूम रहा है। उसका अतीत जो था वो उसका प्रिय था, उसका वर्तमान जो है वो उसका प्रिय है, उसका जो भविष्य होगा वो भी उसका प्रिय होगा। इसलिए वो ऐसा करना चाहता है कि वो प्रिय के यादों के ही गहरे अमावस्या के गुफाओं में विवरों में डूब जाए। ये दंड चाहता है वो, ठीक है। और इसके पहले वो क्योंकि दंड मांग चुका है कि वो भूल जाए, परंतु वो भूल नहीं पाता। जितना वो भूलता है, जितना वो हटाना चाहता है, उतनी ही वो उसको याद आती जाती है। तो इस पद में उसने दंड मांगा है कि ऐसा दंड दे दे कि उसी गहरी गुफाओं में, उसी की प्रेम की वियोग की गहरी गुफाओं में ही वो अपने आप को समर्पित कर दे, डूब जाए और उसकी यादों में लंबे समय तक अपने आप को डुबा कर रखे, क्योंकि उसमें उसको सुख मिल रहा है। जो कुछ उससे मिल रहा है वो उसकी प्रिय का दिया हुआ है। तो इस वर्तमान के अस्तित्व को मिटा के उसी में वो डूबा रहना चाहता है, क्योंकि ये उसकी कवि उसके प्रिय की प्रेरणा का ही ये परिणाम है। ये उसकी जो जिसे वो पसंद करता है उसे ये कवि का ऐसा रूप, कवि का ऐसा भाव, कवि का ऐसा जीवन क्योंकि उसे प्रिय है, इसलिए कवि भी उसको स्वीकार करना चाहता है। तो थोड़ा सा शब्दों के घुमाव हैं। कहते हैं कवि ने थोड़ा सा शब्दों के ऐसे प्रयोग किए हैं जिसमें कहीं कहीं कन्फ्यूज हो जाता, कैसे स्पष्ट करें। पर मूल चीज़ उसमें यही है कि कवि का जो जीवन है वो अपने प्रिय के आसपास ही घूम रहा है, वो उससे हटना नहीं चाहता और वर्तमान में भी वो उसके साथ रहना चाहता है, अतीत तो उसके साथ था ही और भविष्य में भी उसी से जुड़ा रहना चाहता है। इसलिए वो लंबे समय तक लापता होना चाहता है कि वो ऐसे वर्तमान का अस्तित्व मिटा दे, लंबे समय तक अपने प्रिय की मीठी मीठी यादों में ही अपने आप को डूबा हुआ महसूस करे, क्योंकि वो उसको जो उसे प्रिय है, प्रिय को प्रिय है, वही कवि को प्रिय है। कवि का और प्रिय का जो संवेदन, प्रेम का जो घनिष्ठ रूप है वो यहाँ पर स्पष्ट हुआ है। प्रेम की घनिष्ठता को कवि ने अपने प्रिय के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया है कि प्रेम की इतनी गहरी अनुभूति होती, इतने गहरा घनिष्ठ प्रेम होता है। तो काव्य सौंदर्य जैसे मैंने पूर्व वीडियो में दिखाया वैसे ही इसके भी काव्य सौंदर्य हैं और सास ही सम जहाँ शब्द आते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये आपको पहले भी मैंने बताया है। यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आप को के कुछ सुझाव हो तो उसको अवश्य कमेंट्स बॉक्स में डालें ताकि मैं उससे कुछ प्रेरणा ले सकूँ, कुछ सीख सकूँ। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।